हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 6ठे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का कवि परिचय बताए थे, यानी कि रामधारी श्री दिनकर के बारे में पूरे विस्तार रूप से हम आपको बताए थे कि रामधारी श्री दिनकर का जन्म कब हुआ, रामधारी श्री दिनकर की मृत्यु कब हुई। उसके बाद हम आपको बताए थे कि उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, वे जब बड़े हुए तो किस किस पद पर तैनात रहे। इसके बाद उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है और उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन सभी चीज के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। उसके बाद हम आपको इस कविता का सारांश भी बताए थे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में सारांश 5 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हम आपको इस कविता का सारांश बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा करके बताए थे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस कविता का प्रश्न उत्तर बताएंगे, यानी कि जितने सारे भी प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा करके बताएंगे, ताकि इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का धर्मनाद क्या है, स्पष्ट करें। इसका आंसर हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का धर्मनाद क्या है। समय के रथ कहने का मतलब कि सभी का समय एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, क्योंकि समय का जो रथ होता है वह गतिमान होता है। आज यहां है तो कल दूसरे जगह पर होता है। इसी चीज को लिखते हुए रामधारी श्री दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं वे कहते हैं कि समय के रथ का जो धर्मनाद है वह बदलते रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। और भारतीय जनता के माध्यम से इस चीज को दिखाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कवि स्वाधीन भारत की प्रकाष्ठा को मजबूत बनाना चाहता है और बदलते समय में भारत का स्वरूप भी बदल रहा है। यानी कि जिस प्रकार से समय का रथ आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, उसी प्रकार से भारत का स्वरूप भी बदल रहा है। आज राजा नहीं बल्कि जो प्रजा है वह सिंहासन पर आरूढ़ हो रही है, यानी कि विराजमान हो रही है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि सिंहासन पर सिर्फ राजा बैठता है, लेकिन आज का समय ऐसा है, लोकतंत्र ऐसा चीज है जहां पर राजा नहीं बल्कि जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, वह सिंहासन पर विराजमान होती है। यानी कि जनता जिसे चाहेगा उसे ही अपना राजा बना करके सिंहासन पर बिठा सकता है। असीम वेदना को सहने वाली जनता आज जय घोष कर रही है। देश का बागडोर राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में है। आज उसका हुंकार सभी जगह सुनाई पड़ती है। राजनेताओं के सिर पर राजमुकुट नहीं है बल्कि जनता के सिर पर राजमुकुट सजा हुआ है। यानी कि रामधारी श्री दिनकर कहते हैं कि समय का रथ जो है वह बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब समय बदल चुका है। अब राजा के सिर पर राजमुकुट नहीं शोभ रहा है बल्कि प्रजा के सिर पर, जनता के सिर पर राजमुकुट सुशोभित हो रहा है। और कहते हैं कि जो देश का बागडोर है वह राजा के हाथों में नहीं बल्कि जनता के हाथों में है। तो पहला नंबर प्रश्न जो कह रहा था कि समय के रथ का धर्मनाद क्या है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि अब समय बदल चुका है और जितना कुछ भी हम आपको यहां पर बताए हैं इतना ही आपको लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि परीक्षा में आएगा तो आप लोग आसानी से लिख देंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता के आरंभ में, यानी कि कविता के शुरुआत में जो कवि हैं वह भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो अभी हम आपको पूरा सारांश बता चुके हैं, पूरे कविता के बारे में बता चुके हैं, और कविता के शुरुआत में रामधारी श्री दिनकर क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। सेम वही चीज है, सेम वही चीज रामधारी श्री दिनकर के द्वारा बोला जा रहा है कि अब जनता मालिक हो गया है। वह पराधीनता की बेड़ी को तोड़ करके जय घोष कर रहा है, सिंहासन खाली करने के लिए बोल रहा है, और मूर्तिमान रहने वाली जनता आज अपना मुंह खोल दिया है। तो बस इसी चीज को हमें लिख देना है। कह रहा है कि कविता के
आरंभ में जो कवि हैं वह भारतीय जनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षों की पराधीनता की बेड़ी को तोड़कर आज जनता जय घोष कर रही है। यानी कि जो हमारी जनता वर्षों से गुलामी को झेल रही थी, आज वह आजाद हो गई है, वह पराधीनता की बेड़ी को तोड़ करके जय घोष कर रही है। वह हुंकार भरती हुई कह रही है कि सिंहासन खाली करो, हम आ रहे हैं। और मूर्तिमान रहने वाली जनता आज मुंह खोल चुकी है और पैरों तले रौंदे जाने वाली, जाड़े पाले की कसक सहने वाली आज वेदना को सुना रही है, यानी कि वेदना को अपने से दूर भगा रही है, वेदना को दूसरे के सामने व्यक्त कर रही है। और कह रहा है कि पराधीन भारत में जनता एकदम त्रस्त थी, मुंह बंद रखने के लिए विवश थी। यानी कि वह दुख में है तो यह भी नहीं बोल सकता है जनता कि हम दुखी हैं, यानी कि वह अपना मुंह बंद रखती थी। लेकिन आज जनता अपना मुंह बंद किए हुए नहीं है, अपना मुंह खोल चुकी है और वह हुंकार कर रही है। तो दूसरा नंबर प्रश्न में जो कह रहा था कि कविता के आरंभ में कवि जो है वह भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है, तो इसके बारे में भी आप लोग समझ गए बहुत ही आसान भाषा में। तो उम्मीद करते हैं कि यदि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब भी आप लोग अब दे सकेंगे। काफी सिंपल सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारांश में ही हम आपको पूरे कविता के बारे में समझा चुके हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर उत्तर देखते हैं तो आप लोगों को खुद से ही समझ में आ जाता है कि इसका प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कह रहा है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। तो हम आपको बताए थे कि जो भारतीय नेता होते हैं वह जनता को फूल या दूधमुही बच्ची समझते हैं कि बस इसे खिलौना दे दो यह खुश हो जाएगा, उसी प्रकार से थोड़ा सा इसे लोभ दे दो यह खुश हो जाएगा, हमें वोट दे देगा, हमें जिता देगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राजनेता हो जाएगा कि राजनेता ही जो है वह जनता को फूल या दूधमुही बच्ची समझता है। और कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है इसी के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की समान है। अभी हम आपको बताएं कि राजनेताओं की दृष्टि में ही जनता जो है वह फूल के समान है या फिर दूधमुही बच्ची के समान है। जिस प्रकार से रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत करने के लिए उसके सामने खिलौने रख दिया जाता है, उसी प्रकार से रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से जब बच्चा रोते रहता है उसके सामने एक खिलौना रख दिया जाता है तो बच्चा उससे खेलना शुरू कर देता है और वह खुश हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ के राजनेता क्या करते हैं कि जब जनता दुख में होती है, जब जनता रोती रहती है तो जनता को थोड़ा सा खुश करने के लिए उसे कुछ लोभ दे दिया जाता है, उसे प्रलोभन दे दिया जाता है। और कवि यहाँ कहना चाहता है कि जनता जब क्रोध से आकुल हो जाती है तब सिंहासन की बात कौन कहे, धरती भी कांप उठती है। यानी कि जिस जनता को राजनेता दूधमुही बच्ची समझते हैं, अगर वही जनता जब अपना गुस्सा दिखाती है, जब क्रोध से व्याकुल हो उठती है तो सिंहासन की बात कौन करे, धरती भी कांप उठती है और सिंहासन खाली कराकर एक नए प्रतिनिधि को बिठा दिया जाता है। यानी कि हर एक 5 साल पर जो चुनाव होता है, अगर जनता दुखी में है तो फिर उस प्रतिनिधि को बदल देता है, क्योंकि अब लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता के ही सिर पर राजमुकुट सुशोभित होता है। इसी चीज को कह रहा है कि देश का बागडोर प्रतिनिधि में नहीं बल्कि जनता के हाथ में अब समाहित हो गया है। यानी कि अब जो देश का मालिक है वह राजा नहीं है बल्कि प्रजा है, यानी कि जनता है। तो तीसरा नंबर प्रश्न काफी आसान था, जिसमें पूछ रहा था कि किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, तो राजनेताओं की दृष्टि में है। और क्यों है और इसका प्रतिवाद कैसे होता है इसी के बारे में इसमें लिखना था। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए कि जो राजनेता है वह हमारी जनता को दूधमुही बच्ची समझते हैं। जिस प्रकार से बच्ची के सामने खिलौना रख देने पर बच्चा खुश हो जाता है, उसी प्रकार से राजनेता हमारी जनता को थोड़ा सा प्रलोभन दे करके उसे खुश कर देते हैं। लेकिन जब वही जनता क्रोध से व्याकुल हो उठती है, गुस्से में होती है, तो फिर सिंहासन की बात कौन करे, धरती भी कांप उठती है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। जनता के स्वप्न का, यानी कि जनता जो अपने मन में सोचता है कि हमारा देश इस प्रकार से होगा, हम भी कभी खुशी से रहेंगे, उसका चित्र किस प्रकार से
खींचता है, यानी कि उसके बारे में कैसा वर्णन किए हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसी के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा कि स्वाधीन भारत की नींव जनता है, यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया है तो उसकी नींव कौन है, उसकी आधार कौन है, तो जनता है। गणतंत्र जनतंत्र पर निर्भर है, यानी कि जो गणतंत्र होता है वह जनतंत्र पर ही निर्भर होता है, और जनता का जो स्वप्न है वह अजेय है, यानी कि वह कभी भी नहीं हार सकता है, हमेशा जीतने वाला स्वप्न है। सालों सदियों अंधकार युग में रहने वाली जनता आज प्रकाश युग में जी रही है। वर्षों से स्वप्न को संजोए रखने वाली जनता निर्भय होकर एक नए युग का शुरुआत कर रही है। आज अंधकार युग का अंत हो चुका है, विश्व का विशाल जनतंत्र उदय हुआ है। अभिषेक राजा का नहीं बल्कि प्रजा का होने वाला है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जनता का स्वप्न का चित्र किस प्रकार से यहाँ पर कवि खींचे हैं, तो इसका जवाब यही हो जाएगा कि अब जनता का भी समय बदल चुका है। अब अंधकार से वह प्रकाश युग में जीना शुरू कर दिया है, लेकिन जो जनता का स्वप्न है वह अजय है, कभी नहीं हारने वाला है, हमेशा जीतने वाला है, और जनता ही एक नए युग का शुरुआत कर रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर देश को लेकर के जा रहा है। विशाल जनतंत्र का उदय हो गया है, और जो अभिषेक होता है यानी कि जो राज्याभिषेक होता है वह राजा का नहीं बल्कि अब प्रजा का होने वाला है, जनता का होने वाला है। तो चौथा नंबर प्रश्न का जवाब भी यही हो जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सारे प्रश्न का जो आंसर है यानी कि सारे प्रश्न का जो जवाब है वह मिलता जुलता है, एक दूसरे से लिंक है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से कहानी का सारांश समझ गए तो फिर अपने मन से भी आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है और कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों करता है। तो इतने देर से आप लोग इस कविता को पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, तो जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि अब जनता ही मालिक है, क्योंकि अब जनता ही मालिक है, प्रजा ही मालिक है। तो चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग लंबे करके लिख देते हैं, क्योंकि लघु तरीके का प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो सिर्फ आप लोग इतना तो नहीं लिख सकते हैं कि जनता मालिक है, इसके लिए आपको पूरे भाषा के साथ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है कि भारत विश्व का विशाल गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ देश का बागडोर राजनेताओं को न देकर के जनता को दिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक 5 साल पर चुनाव होता है, जनता वोटिंग करती है, और जनता का जो मन होता है, जनता को मन होता है कि अगर हम इस नेता को सिंहासन पर बिठाएं तो वही नेता बैठेगा। अगर मन होता है कि इस नेता को सिंहासन से उतार दिया जाना चाहिए तो वह सिंहासन से उतर भी जाता है, यानी कि जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है, अपने मनपसंद प्रतिनिधि को ही सिंहासन पर बिठाती है। कभी जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। देखिए यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है कि कभी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, तो कभी जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, और कवि का मत है कि गणतंत्र भारत का स्वरूप जनता के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जैसा रूप जनता चाहेगा उसी तरह का हमारा भारत होना चाहिए। जनता को पक्ष में लेकर ही देश की रूपरेखा तैयार की जाए। मनमानी करने वाले राजनेताओं को सिंहासन से उतारकर नए राजनेता को जनता ही आरूढ़ करती है, यानी कि सिंहासन पर बिठाती है। यानी कि वैसे राजनेता जो मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनको सिंहासन से उतार करके जनता जिसे चाहेगी उसे सिंहासन पर बिठा सकती है। तो जो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा था कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है और कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई राजनेता मनमानी करेगा तो उसको तो सिंहासन से हटना ही पड़ेगा। कितने दिन तक मनमानी कर सकता है, क्योंकि जो देश का बागडोर है वह जनता के हाथों में है। जनता जिसे चाहेगा उसे सिंहासन पर बिठाएगा, जनता जिसे चाहेगा उसे सिंहासन से उतार भी सकता है। तो 5वां नंबर प्रश्न का भी जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो हम आपको कविता के सारांश में बताए थे कि आज के देवता जो हैं वह किसान और मजदूर हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं वह कहते हैं कि आज का देवता मंदिरों और प्रसादों में नहीं है, बल्कि खेतों और खलिहानों में काम करते हुए मिल जाएंगे। यानी खेतों में और खलिहानों में काम करते हुए कौन मिलते हैं, तो किसान मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं। यानी कि जो आज का देवता है वह किसान है, मजदूर हैं, और वे कहाँ मिलेंगे, तो वे खेतों और खलिहानों में मिलेंगे, पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। तो चलिए इसका जवाब भी काफी सिंपल है, हम लोग लिख देते हैं। कह रहा है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान हैं, वे पत्थर तोड़ते हुए खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे।
आप लोगों को बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। काफी सिंपल सा सवाल है कि आज के देवता जो है वह कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान हैं, जो कहां पर मिलेंगे तो पत्थर तोड़ते हुए या फिर खेतों और खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और किसान ही भारत की मेरुदंड है। जिस प्रकार से हमारे शरीर का जो सबसे प्रमुख हड्डी होता है वह रीढ़ की हड्डी होता है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर खड़ा होता है वह मेरुदंड के आधार पर ही खड़ा होता है। उसी प्रकार से जो किसान है वह भारत का मेरुदंड है, यानी कि किसान जो है वह भारत के रीढ़ की हड्डी है। और जेठ की दोपहरी हो या फिर ठंडा की सर्दी हो, आप लोग जानते हैं कि जो जेठ का धूप होता है वह सबसे कड़ा होता है और ठंडा भी होता है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो किसान होते हैं, हमारे जो मजदूर होते हैं, वह जेठ की दोपहरी को नहीं देखते हैं, ठंडा को नहीं देखते हैं, मूसलाधार बारिश को नहीं देखते हैं और बिना थके हुए खेत खलिहानों में डटे हुए मिलते हैं। तो इसलिए ही ब्रह्मधारी श्री दिनकर किसानों और मजदूरों को आज का देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में आप लोग देख लिए, क्योंकि चाहे कितना भी धूप हो, कितना भी ठंडा हो, कितना भी मूसलाधार बारिश हो रहा हो, वे बिना थके हुए खेतों खलिहानों में अनाज उपजाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। तो इसलिए ही आज का देवता किसानों और मजदूरों को कहा गया है। तो छठा नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता का मूल क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कविता का मूल कहने का मतलब कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या बतलाना चाह रहे हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो इसके बारे में तो आप लोग कविता के सारांश में भी समझ चुके हैं। तो चलिए फिर से हम लोग उसी चीज को लिखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में स्वाधीन भारत का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। सदियों बाद जनतंत्र का उदय हुआ है। पराधीन भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। चारों तरफ शोषण और अत्याचार आदि का साम्राज्य भारतवासी मुंह बंद करके सब कुछ सहने के लिए विवश थे। पराधीनता की बेड़ी से मुक्त होते ही भारतीय जनता सुख का अनुभव करती है और जनता सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए आतुर हो गई है। मिट्टी की मूर्तिमान रहने वाली जनता मुंह खोलने लगी है और कभी असीम वेदना को सहने वाली जनता आज हुंकार भर रही है। गणतंत्र का बागडोर जनता के हाथ में है। मिट्टी तोड़ने वाले, खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान मजदूर आज जयघोष कर रहे हैं। यानी कि जितना कुछ भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सभी के बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि उतना विस्तार से, उतना समय देकर के आपको समझाने का जरूरत है, क्योंकि अब आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कह रहा है कि आज फावड़ा और हल ही राजदंड बना हुआ है। यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आज का राजदंड क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फावड़ा और हल ही आज का राजदंड है। आज परिस्थिति बदल चुकी है। राजनेता नहीं बल्कि जनता आज सिंहासन पर विराजमान होने वाली है। तो इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि अब जनता हमारी आजाद हो चुकी है। अब वह अपनी दुख को, दर्द को नहीं सहन करती है, बल्कि उसको हटाने की कोशिश करती है, उसको मिटाने की कोशिश करती है। और जो राजनेता अपना मनमानी करता है उसे सिंहासन पर से उतार देती भी है, और जो राजनेता अच्छा होता है उसे सिंहासन पर विराजमान भी कर देती है। तो सातवां नंबर प्रश्न में यही कह रहा था, जो कि काफी सिंपल है। करीब करीब आपको इसका सारांश लिख देना है, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। तो चलिए, सातवां नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब यहां पर आठवां नंबर प्रश्न है, जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि व्याख्या करें। अब व्याख्या किस प्रकार से करना है आपको हम बताएंगे। देखिए, 2 लाइन दिया हुआ है पहले नंबर प्रश्न में और 4 लाइन दिया हुआ है दूसरे नंबर प्रश्न में, और इसी का व्याख्या करना है। चलिए, पहला नंबर कह रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसी का व्याख्या करना है। और दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताप हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो इसका भी व्याख्या करना है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों का व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है इसको हम हर एक चैप्टर में बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर भी हम आपको बताएंगे कि अगर व्याख्या करने के लिए परीक्षा में पूछ दे तो पहला 2-3 लाइन जो होता है वह किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि व्याख्या में जो सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि आपको नंबर पूरा मिलेगा, वह पहला 2-3 लाइन ही करता है। तो चलिए, क नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका व्याख्या हम लोग करेंगे, लेकिन पहला जो 2-3 लाइन लिखेंगे वो वे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रामधारी श्री दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से संकलित किया गया है। यानी कि अगर इस पंक्ति का व्याख्या करने के लिए पूछ दे तो सबसे पहले आपको इस पंक्ति का परिचय देना है कि यह पंक्ति कहां से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। तो हम आपको यहां पर बता दिए कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से संकलित है। अब यहां से हम लोग इसका अर्थ लिखेंगे। कह रहा है कि इसमें कवि स्वाधीन भारत की रूपरेखा को सजीवात्मक रूप से प्रदर्शित किया है। कवि की अभिव्यक्ति है कि स्वाधीनता मिलते ही भारत में जनतंत्र का उदय हो गया है। बुझी हुई राख धीरे धीरे सुलगने लगी है और सोने का ताज पहन करके भारत आज इठला रहा है। बरसों से जो जनता त्रस्त थी, आज वह जनता हुंकार भर रही है। क्योंकि आपको लाइन में ही जो सबसे पहला लाइन है उसी में कह रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। यानी कि जो कई सालों से जो आग ठंडी थी, यानी कि जनता चुपचाप अपनी वेदना को सह रही थी, लेकिन आज वह आग सुगबुगा उठी है। यानी कि आज वह चिंगारी जो है वह सुलग उठी है। यानी कि आज जनता जाग गई है और मिट्टी सोने का ताज पहन करके इठला रही है। यानी कि जो हमारा भारत है आज वह सोने का ताज पहन करके इठला रहा है। तो इसका व्याख्या यही होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला 2-3 लाइन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, दूसरा नंबर व्याख्या है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताप हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका व्याख्या हम लोग को लिखना है। तो जो पहला 2-3 लाइन है हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रामधारी श्री दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से संकलित है। इतना तो आप लोगों को हर हाल में लिखना है। अगर इतना जो कॉपी जांच करने वाला रहेगा इतना पढ़ेगा तो अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि बच्चे में नॉलेज कितना है, उसका लिखने का जो तरीका है वह किस प्रकार का है, और वह आपको पूरा नंबर दे करके जाएगा। चलिए, तो इसका व्याख्या होगा कि इसमें पराधीन भारत की दयनीय स्थिति को देखकर कवि का हृदय विचलित हो उठा था। यानी कि हमारे जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी श्री दिनकर, वे भारतीय जनता के दुख को देख करके, दर्द को देख करके उनका जो हृदय है वह विचलित हो उठा था। लेकिन स्वाधीनता मिलते ही उसका मुखमंडल दीप्त हो उठा है। जनता की हुंकार बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। जब जनता का मन होता है तो सिंहासन की बात कौन कहे, धरती भी कांप उठती है। देखिए, यहां पर ऊपर में ही लिखा गया है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। कहने का मतलब कि जब जनता अपने आप पर आ जाती है, जब जनता का गुस्सा निकलता है, तो फिर हुंकारों की बात कौन करे, सिंहासन की बात कौन करे, महलों की नींव तक उखड़ जाती है। यानी कि धरती तक डोलने लगता है। इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि जब जनता का मन होता है तो सिंहासन की बात कौन कहे, धरती भी कांप उठती है। उसके सांसों से ताप हवा में उठने लगते हैं। यानी कि जो हवा ठंडा होता है, लेकिन जब जनता क्रोधित होती है तो वह हवा भी ताप के समान हो जाती है। यानी कि वह हवा भी गर्म हो जाती है। जनता की रुख जिधर उठती है उधर ही समय भी अपना मुख कर देता है। यानी कि जो कुछ जनता चाहेगा वही काम होगा। समय भी अपना रथ की गति को बदल लेगा जब जनता का मन होगा। इसी चीज को रामधारी श्री दिनकर लिखते हैं कि जनता की रुख जिधर उठती है उधर ही समय अपना मुख कर देता है। वस्तुतः यहां कवि कहना चाहता है कि जनता ही सर्वोपरि है। यानी कि जो कुछ भी है सब जनता ही है, जनता ही मालिक है, जनता ही राजा है। वह जिसे चाहती है उसे राज सिंहासन पर आरूढ़ कर देती है। यानी कि वह जिसे चाहती है उसे राज सिंहासन पर बिठा देती है। तो किस प्रकार से व्याख्या करना है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। यदि दोनों में से कोई भी व्याख्या आपसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप लोग अब आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए, आपकी किताब में कुल मिलाकर के इतना ही प्रश्न दिया गया था, जिसका उत्तर हम आपको एक एक करके बता दिए। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही समझा करके आपको बता दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या न रहे। आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। एक एक बात आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
तो आप लोग अगले क्लास में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अगले क्लास में जरूर अटेंड होइएगा और आप लोग वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग को यह पता चल सके कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कितने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, या जो चैप्टर है जनतंत्र का जन्म, इसे आप लोग कितने अच्छे तरीके से समझे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा मस्त लगा होगा, जबरदस्त तरीके से आप लोग क्लास किए। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।